आपका सभी का स्वागत है इस वेबिनार में, जिसमें हम अपील प्रोसेस सेक्शन 107 के बारे में बात करेंगे। इससे पहले कि हम टेक्निकल सेशन शुरू करें, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो नए साल की। एंड आई होप कि हम लोग इस नए साल में ज़्यादा ऑफरली मिलेंगे एंड मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस लेके आऊँगा। तो आप टाइम ना खराब करते हुए हम लोग स्ट्रेट वे अपने टेक्निकल सेशन पे चलते हैं। मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूँ। इस सेशन को मैं अप्रोक्सीमेटली करीब 40 से 45 मिनट्स लगेंगे और हम लोग इसमें जितने भी आपके क्वेश्चंस हो, आप सेशन के बाद में सारे क्वेश्चंस लैंड अप करके रखिएगा। एक एक करके हम सभी सब सेक्शंस को गो थ्रू करेंगे, रूल्स को गो थ्रू करेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग डिसाइडेड केसेस जो है डिफरेंट हाई कोर्ट्स के, उनको भी हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। होपफुली बाय द एंड ऑफ दिस सेशन आई को 107 के बारे में काफी क्लियरिटी हो जाएगी। इन्हीं वर्ड्स के साथ मैं आपका फिर से आपका स्वागत करता हूं इस वेबिनार में और मैं अपना स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूं। तो अभी हम इस प्रेजेंटेशन के थ्रू हम लोग को एक एक करके सारी जो रेलेवेंट प्रोविजंस हैं अपील अथॉरिटी के पास प्रोविजन, जो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी है अंडर सेक्शन 107, उन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्ट्रेट वे कम टू द डिस्कशन। दोस्तों, इस स्क्रीन में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जितने भी असेसमेंट्स की प्रोसीडिंग्स होती हैं या जितनी भी प्रोसीडिंग्स जीएसटी एक्ट में होती हैं, चाहे वो असेसमेंट की प्रोसीडिंग्स हो, चाहे वो इंस्पेक्शन की प्रोसीडिंग हो। इंस्पेक्शन के असेसमेंट के केस में जैसा कि हम जानते हैं, सेक्शन 60 में हमारी स्क्रूटनी, हमारे सेक्शन 60 में हमारी प्रोविजनल असेसमेंट हो सकती है, सेक्शन 61 में हमारी स्क्रूटनी असेसमेंट हो सकती है, सेक्शन 62 में रजिस्टर्ड पर्सन जिन्होंने रिटर्न फाइल नहीं की उनकी असेसमेंट की जा सकती है, सेक्शन 63 में टैक्सेबल पर्सन जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं ली है उनकी असेसमेंट की जा सकती है और सेक्शन 64 में सभी असेसमेंट की जा सकती है। तो इन सभी असेसमेंट्स के एंड में जो एंड डॉक्यूमेंट आता है वो एक असेसमेंट ऑर्डर आता है। ठीक उसी प्रकार से जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि इंस्पेक्शन का राइट जॉइंट कमिश्नर के पास है अंडर सेक्शन 67 में। सो 67 में 67(1) में इंस्पेक्शन का राइट है, जॉइंट कमिश्नर उसको ऑथराइज कर सकता है, और सेक्शन 62 में सर्च एंड सीजर का भी राइट उनके पास है। अब जस्ट एक आपको बैकग्राउंड देने के लिए कि सेक्शन 67(2) में जो सर्च और सीजर का राइट है वो दो चीजों के लिए है, उसमें क्लॉज ए और क्लॉज बी है। क्लॉज ए में जो सर्च एंड सीजर हो सकता है वो हो सकता है इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स के बारे में सर्च एंड सीजर हो सकता है, जहां पे जॉइंट कमिश्नर को ही हैज रीजंस टू बिलीव कि कोई इस तरह की गुड्स जिनके जो विच आर लायबल टू बी कन्फिस्केटेड वो किसी पर्टिकुलर प्लेस पे कंसील की गई हैं, तो वो उन प्रेमिसेस में इंस्पेक्शन कर सकता है, सर्च एंड सीजर कर सकता है। और उसी प्रकार से अगर सपोज अगर उसे लगता है, जॉइंट कमिश्नर को हैज रीजन टू बिलीव कि कोई रिकॉर्ड्स हैं, कोई बुक्स हैं या कोई डॉक्यूमेंट्स हैं और या कोई थिंग्स भी अगर ऐसी जगह पे कहीं कंसील की हैं जो जिसकी जरूरत उसको है इन रिस्पेक्ट ऑफ कंप्लीटिंग एनी असेसमेंट, तो वो उनके लिए भी इंस्पेक्शन सर्च एंड सीजर कर सकता है। और तो ये दोनों चीजों के बारे में वहां पे सेक्शन 62 में राइट है जॉइंट कमिश्नर के पास। हमारी जो यहाँ पे अभी हम देखेंगे, सब हम सेक्शन 121 को भी डिस्कस करेंगे, तो वहां पे हम देखेंगे कि जो ये अपील जो 121 में जो जिनके अगेंस्ट अपील की जा सकती है वो सिर्फ गुड्स की अगर सर्च एंड सीजर हुआ है सेक्शन 67(2) में, उसी बारे में ये अपील प्रोसेस में जाया जा सकता है। लेकिन अगर रिकॉर्ड्स, बुक्स या डॉक्यूमेंट्स या थिंग्स अगर सपोज इनके बारे में अगर सर्च एंड सीजर में इनको सीज किया गया है, तो इनके बारे में जो सेक्शन 120 में क्योंकि इसको स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया गया है कि इनके बारे में अपील प्रोसेस में नहीं जाया जा सकता, तो इनके बारे में नहीं, इनके अगेंस्ट अगर सीजर बुक्स, गुड्स या डॉक्यूमेंट्स का हुआ है तो तब वो अपील प्रोसेस में नहीं जाया जा सकता। ठीक उसी प्रकार से जब सेक्शन 61 में एक किसी कोई रिटर्न फाइल हुई असेसी ने और रिटर्न फाइल करने के बाद में उसकी स्क्रूटनी की और स्क्रूटनी के बाद में डिटरमिनेशन ऑफ टैक्स के लिए प्रोसीडिंग जो शुरू हो सकती है सेक्शन 73 और 74 ऑफ सीजी एक्ट में हो सकती हैं, तो वहां पे भी जो एंड रिजल्ट होता है वो एक असेसमेंट ऑर्डर होता है।
और इसी प्रकार से अगर रिफंड में प्रोसेस में जाना है सेक्शन 54 में, तो उसका भी एक रिफंड ऑर्डर इशू होता है। पेनल्टीज अगर हम बात करते हैं सेक्शन 127 में, वहां पे भी ऑर्डर होता है। कन्फिस्केशन ऑफ गुड्स सेक्शन 130 में कन्फिस्केशन ऑफ गुड्स या व्हीकल्स का किया जा सकता है, उसका भी वहां पे भी एक ऑर्डर पास होता है। और प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 132 जो कि हमारी प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स होती है सेक्शन 132 में, तो इन सभी केसेस में एक चीज कॉमन है कि यहाँ पे कोई ऑर्डर पास किया गया। तो कभी भी कोई भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अगर कोई ऑर्डर पास करती है अंडर सीजीएसटी एक्ट या कोई डिसीजन देती है, तो और उस डिसीजन से दो लोग एग्रीव हो सकते हैं, या तो असेसी या रजिस्टर्ड पर्सन जो है वो एग्रीव हो सकता है, या फिर एपिलेंट, या फिर जो 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 टैक्स अथॉरिटीज हैं वो उस पर्टिकुलर ऑर्डर से या डिसीजन से वो एग्रीव्ड हो सकते हैं। सो हर वो ऑर्डर या डिसीजन जिससे कोई भी असेसी या फॉर दैट मैटर डिपार्टमेंट अगर एग्रीव्ड है, तो उनके अगेंस्ट अपील की जा सकती है। और वो अपील का प्रोसेस क्या होगा सीजीएसटी एक्ट में, यही बात बताई गई है सेक्शन 107 से लेके 121 में, जिसमें से हम सेक्शन 107 की प्रोसीडिंग्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो एक चीज हमारे को क्लियर हो गई इस स्लाइड से कि व्हाट इज गोइंग टू बी द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अपील। अपील का सब्जेक्ट मैटर कोई भी डिसीजन या ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का हो सकता है। अब क्वेश्चन ये वाला होता है कि ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो है, ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन है, इसमें कौन लोग इंक्लूड हैं और कौन लोग इसमें से एक्सक्लूड किए गए हैं, क्योंकि क्लियरली सेक्शन 107 में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के डिसीजन या ऑर्डर के अगेंस्ट ही अपील प्रोसेस में जाया जा सकता है। सो अभी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के बारे में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में अभी उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अगर हम ये मान ले कि कोई भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने कोई डिसीजन या ऑर्डर दिया और उससे अगर कोई एसएससी या डिपार्टमेंट एग्रीड है, तो अपील प्रोसेस में जाया जा सकता है। इस स्लाइड का जो लिमिटेड पर्पस है, वो लिमिटेड पर्पस यही वाला है। अच्छा, अब लेकिन जो ऑर्डर या डिसीजन जो पास हुआ है, अब उस ऑर्डर या डिसीजन में भी कुछ ऐसे ऑर्डर या डिसीजंस है जिनके बारे में सीजीएसटी एक्ट ने बहुत एक्सप्लिसिटली ये वाली बात कही कि अगर इन ऑर्डर या डिसीजन से अगर कोई पर्सन अगर एग्रीड होगा, तभी भी उस केस में इन 4 केसेस में जो सेक्शन 121 में लिस्ट आउट किया गया है, इन 4 केसेस में एग्रीड होने के बावजूद भी ये अपील प्रोसेस में वो नहीं जा सकता। तो वो ऐसे केसेस कौन से हैं? सबसे पहले वाला केस जो है वो है ट्रांसफर ऑफ प्रोसीडिंग्स का केस है। सर, ट्रांसफर ऑफ प्रोसीडिंग्स में केस है, सपोज कोई भी असेसमेंट अगर कोई करनी है, किसी असेसिंग ऑफिसर कोई असेसमेंट कर रहा है, अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को ये लगता है कि वो असेसिंग ऑफिसर शायद उससे जस्टिफाई नहीं करे या वर्कलोड को उसके कम करने के लिए दूसरे ऑफिसर के पास वो प्रोसीडिंग्स को ऑपरेशनल ईज के पर्सपेक्टिव से कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उस पर्टिकुलर केस को एक ऑफिसर से दूसरे ऑफिसर के पास ट्रांसफर कर सकती है। तो इस बात को सेक्शन 121 में स्पेसिफिकली लिस्ट आउट करके कहा गया है कि कोई असेसी जो है वो अपील प्रोसेस में नहीं जा सकता और ये प्ले नहीं ले सकता क्योंकि मैं अग्रीव्ड हूँ और 107 मुझे राइट दे रहा है कि बीइंग एन aggrieved of any decision या ऑर्डर ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, तो मैं इसके अगेंस्ट अपील प्रोसेस में लाना चाहता हूं ताकि मेरे को दोबारा से मेरा केस उसी असेसिंग ऑफिसर के पास ट्रांसफर कर दिया जाए। तो ये राइट जो है, ये राइट नहीं दिया गया है सीजीएसटी एक्ट में। तो ट्रांसफर ऑफ प्रोसीडिंग्स अगर एक असेसिंग ऑफिसर से दूसरे असेसिंग ऑफिसर के पास हो रही है, तो इसके लिए अपील प्रोसेस का रास्ता खुला नहीं है। दूसरा है रिटेंशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रजिस्टर्स एंड अदर डॉक्यूमेंट। जैसा हम लोग कभी सेक्शन 67(2) के बारे में बात कर रहे थे, 67(2) में गुड्स का अगर रिटेंशन हुआ है, सीजर हुआ है, कन्फिस्केशन हुआ है, अगर गुड्स का सब्जेक्ट मैटर है, गुड्स को अगर सपोज सीज किया गया है सेक्शन 67(2) में, तो उस केस में तो आप अपील के प्रोसेस में जा सकते हैं। जो डिनाइड है 121 में अपील का वाला रूट, वो डिनाइड है अगर गुड्स को कन्फिस्केट नहीं किया गया है, बल्कि कोई बुक्स है, कोई रिकॉर्ड्स है या अकाउंट्स के कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, रिकॉर्ड्स है या और डॉक्यूमेंट्स अगर कोई हैं, अगर उनको सीज किया गया है, तो उनके अगेंस्ट
भी अपील प्रोसेस में नहीं जाया जा सकता है। थर्ड चीज जो है वो है ऑर्डर फॉर प्रोसिक्यूशन। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं दोस्तों, सेक्शन 134 में सीजीएसटी एक्ट में कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू करने से पहले सेक्शन 134 में जो कमिश्नर है, कमिश्नर की फॉर्मल अप्रूवल, राइटिंग में अप्रूवल जरूरी है। अब अगर किसी कमिश्नर ने किसी पर्सन के अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन की एक्सेप्टेंस दी है, प्रोसिक्यूशन को अगर उसने अलाउ किया है, तो उसके अगेंस्ट भी असेसिंग ऑफिसर, उसके अगेंस्ट भी कोई एग्रीव पर्सन उसके अगेंस्ट भी अपील प्रोसेस में नहीं जा सकता है। और लास्ट वाला है कि अगर सपोज सेक्शन 180 में, हम लोगों को पता है कि सेक्शन 180 में कमिश्नर अलाउ कर सकता है किसी रजिस्टर्ड पर्सन को जिसके टैक्स लायबिलिटी कुछ आ रही है, और वो रजिस्टर्ड पर्सन अगर रिटर्न में, राइटिंग में अगर रिक्वेस्ट करता है कमिश्नर को कि उसके पास अपनी टैक्स लायबिलिटी को पे करने के लिए एक इंस्टॉलमेंट में देने के लिए पैसे नहीं है, उसको इंस्टॉलमेंट, उसकी लायबिलिटी को इंस्टॉलमेंट से डिस्चार्ज करने की उसको परमिशन मिलनी चाहिए। तो देन कमिश्नर को अगर लगता है तो वो सेक्शन 80 में 24 इंस्टॉलमेंट्स में की पेमेंट की भी फैसिलिटी दे सकता है। लेकिन क्योंकि वो कमिश्नर फैसिलिटी दे भी सकता है, और कमिश्नर को अगर लगता है कि ये ठीक डिसीजन नहीं होगा, 24 मंथ्स की इंस्टॉलमेंट में पैसे पे करने की ये फैसिलिटी नहीं दी जानी चाहिए, तो इसके अगेंस्ट भी वो एग्रीव पर्सन जो है वो अपील प्रोसेस में नहीं जा सकता है। तो मीनिंग देयर बाय, अगर कोई भी ऑर्डर या डिसीजन है जिससे कोई भी एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का, जिससे कोई भी पर्सन अगर उसे एग्रीव्ड है, लेकिन वो ये 4 केसेस नहीं होने चाहिए, इनके लिए अपील प्रोसेस में नहीं जाया जा सकता। इसके अलावा कोई भी और ऑर्डर या डिसीजन है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का, तो उसको रिजॉल्व करवाने के लिए, उसमें रिलीफ लेने के लिए कोई भी एग्रीव्ड पर्सन जो है वो जा सकता है, अपील प्रोसेस में जा सकता है। अच्छा, यहाँ पे हमारे को एक चीज और जरा, ये सेक्शन 161 भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए दोस्तों। यहाँ पे क्या है, सेक्शन 161 में ये वाली बात लिखी गई है कि अगर कोई भी मिस्टेक विच इज अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड्स, फ्रॉम द फेस ऑफ इट, अगर सपोज कोई भी मिस्टेक ऐसी है किसी ऑर्डर में या किसी डिसीजन में जो अपरेंटली गलत है, राइट, तो उस सिचुएशन में भी अपरेंटली गलत अगर वो सिचुएशन हो, तो उस सिचुएशन में अपील प्रोसेस में जाने की कोई जरूरत नहीं है। उस सिचुएशन में जो एग्रीव्ड पर्सन है, वो एग्रीड पर्सन रिक्वेस्ट कर सकता है उस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, उस एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को जिसने वो ऑर्डर पास किया था, और उसको रिक्वेस्ट कर सकता है कि ये ऑर्डर में देयर आर सम मिस्टेक्स व्हिच आर अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड, आप प्लीज उनको उन मिस्टेक्स को करेक्ट कर दीजिए, ताकि उसको अपील प्रोसेस में जाने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि अपील प्रोसेस में, जैसा अभी हम देखेंगे, लेटर हम देखने वाले हैं सेक्शन 1076 में, वहां पे प्री डिपॉजिट की भी कॉन्सेप्ट है। तो अब अगर कोई मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड ही है, उसको करेक्ट करवाने के लिए अगर अपील प्रोसेस में जाना पड़ेगा, तो उस केस में वहां पर प्री डिपॉजिट भी देना पड़ेगा, तो विच कैन कॉज सम हार्डशिप टू दी person who is aggrieved, and that too in respect of some mistake which are apparent from protocol. So इस बात को ध्यान में रखते हुए सेक्शन 161 सीजीएसटी एक्ट में ये सेक्शन 161 को डाला गया कि इसके लिए अपील प्रोसेस में जाने की जरूरत नहीं है एग्रीड पर्सन को। वो चाहे तो वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जिसने वो ऑर्डर पास किया था, उसी के पास जाकर के उससे वो करेक्शन करवा सकता है। ये रिक्वेस्ट जानी चाहिए, वो 3 मंथ्स के अंदर जानी चाहिए, और जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर जिसमें करेक्शन की बात हो रही है, उसके अंदर वो ऑर्डर पास कर सकता है। अच्छा, अब अगर इन दो केसेस को अगर हम निकाल दें, ये वाले केसेस को और ये वाले केसेस को निकाल दें कि 121 में जो 4 इंस्टेंसेस है उनको में तो अपील कर ही नहीं सकते, और 161 के जो अगर मिस्टेक्स अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है उसके लिए आप सेक्शन 161 में जा सकते हैं। अगर हम निकाल दें, तो बाकी जो हमारे पास इंस्टेंसेस रह गए जहां पे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का ऑर्डर के कारण से कोई डिमांड निकल सकती है, तो वो तो या तो कोई इंटरप्रिटेशन इशू हो सकते हैं कि असेसिंग ऑफिसर उसको किसी और, उसी प्रोविजन को किसी और तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है, और जो असेसी है, जो एग्रीव्ड पर्सन है, वो उसको किसी और तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है। या तो वो इस कारण से वो डिफरेंस हो सकते हैं, या वो फैक्चुअल पोजीशन जो है वो फैक्ट्स को ही अलग अलग तरीके से देख रहे हैं दोनों लोग, उसके कारण से ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं। तो अब ये जितने भी ये वाले केसेस रह गए,
इन सभी के लिए दोस्तों अपील प्रोसेस जो हम डिस्कस करने वाले हैं, अपील प्रोसेस ये वाले अंडर सेक्शन 107, 112, 117, 118 में ये अपील प्रोसेस को गो थ्रू करना पड़ेगा। और ये अपील प्रोसेस में अभी हम देखेंगे डिसाइडेड केसेस की हेल्प से भी। ऐसा नहीं है कि अगर तो ये सबसे पहला जो अपील प्रोसेस है, मैं आपको नेक्स्ट स्क्रीन से दिखाता हूँ। ये 161 की प्रोविजन जो है, ये 161 की प्रोविजन को मैंने यहाँ पे जस्ट आपके रेफरेंस पर्पस के लिए इसको कर दिया है। अब इसको देखते हैं, ये अपील प्रोसेस का ये मेरा ओवरव्यू है। इस ओवरव्यू में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे एक हमारे एक एडजुडिकेटिंग ऑफिसर साहब हैं, उन्होंने कोई केस स्क्रूटनी में लगाया, स्क्रूटनी या 73, 74 में जो ये सारे इंस्टेंसेस जो हम लोगों ने यहाँ पे देखे, यहाँ पे से ये प्रोसीडिंग्स हुई और ये प्रोसीडिंग होने के बाद में एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने कोई ऑर्डर पास कर दिया या कोई डिसीजन दे दिया। अब ऑर्डर या डिसीजन जो उन्होंने दिया, अब ये ऑर्डर या डिसीजन जो है वो असेसी को या जो रजिस्टर्ड पर्सन है उनको वो कम्युनिकेट भी किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 169 में हम ये में 6 मोड ऐसे दिए गए हैं दोस्तों, जिनको लॉ ने रिकॉग्नाइज किया है कि इन तरीके से जो ऑर्डर या नोटिस या कोई भी और कम्युनिकेशन जो डिपार्टमेंट ने असेसीज के साथ करनी है या टैक्सेबल पर्सन्स के पास करनी है, तो वो किस किस तरीके से हो सकती है। उन 6 मोड्स में जैसा आपको पता है कि अगर कोई भी नोटिस या ऑर्डर अगर सर्व करना है किसी एसएससी के ऊपर या रजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर, तो उस सिचुएशन में या तो वो इन पर्सन किया जा सकता है, या आप उस आदमी को बुलाएं या आप उस आदमी को बुलाएं और उसको वो नोटिस सर्व कर दें। जैसा कि हम आजकल मैक्सिमम केसेस में देखते ही हैं, आदमी हियरिंग में गया होता है तो उनको नोटिस जो है, नेक्स्ट नोटिस भी थमा दिया जाता है। अच्छा, दूसरी चीज ये वाली है कि या तो उसको इन पर्सन दे सकते हैं, या फिर उसको किसी मैसेंजर के थ्रू, डिपार्टमेंट का कोई मैसेंजर जाता है और उसको जाकर के वो नोटिस उस कंसर्न आदमी को नोटिस वो सर्व कर दिया जाता है। या फिर ये हो सकता है कि उसको कुरियर के थ्रू उसको भेजा जा सकता है। तो ये फर्स्ट मोड हो गया। सेकंड मोड जो हो गया, वो ये वाला मोड हो गया कि उस आदमी के पास या तो रजिस्टर्ड पोस्ट से वो नोटिस भेज दिया जाए, या नोटिस या ऑर्डर भेज दिया जाए, या उसको स्पीड पोस्ट से उसके पास भेज दिया जाए। नंबर थर्ड ये वाली बात हो सकती है कि उस असेसी के पास जो नोटिस उसको जो सर्व करना है, वो नोटिस उसको सर्व मेल के थ्रू कर सकते हैं, या उसको पोर्टल के थ्रू कर सकते हैं, या उसको न्यूज़पेपर के थ्रू कर सकते हैं, या फिर डिपार्टमेंट अपने ही नोटिस बोर्ड पर प्रोमिनेंटली उसको वहां कर सकता है। तो एक बार इस एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने एक बार ये ऑर्डर या डिसीजन पास कर दिया, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंगल जो हमारे लिए देखने के लिए है, वो ये है कि क्या वो जैसा प्रिस्क्राइब किया गया है सेक्शन 169 में, जैसा कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, क्या वो और सेक्शन 169 के प्रोविजन के हिसाब से वो ऑर्डर जो है वो सर्व किया गया है, या नोटिस सर्व किया गया है, या नहीं किया गया है। अगर वो सर्व नहीं किया गया है, तो इसका मतलब तो वो नोटिस सर्व ही नहीं किया गया। और ये इसके बारे में बहुत सारे हाई कोर्ट्स हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट का इस वक्त के बारे में डिसीजन है। तो बहुत सारे हाई कोर्ट के डिसीजंस हैं इसके बारे में, जहाँ पे उन्होंने कहा कि अगर इस 169 के हिसाब से नोटिस अगर सर्व या ऑर्डर सर्व नहीं किया गया, तो वो सर्व हुआ ही नहीं है। अगर हम मान लेते हैं अपने डिस्कशन पर्पस के लिए कि 169 के प्रोविजन के हिसाब से नोटिस या ऑर्डर सर्व हुआ है, तो अब ये जो एसएससी है या ये जो डिपार्टमेंट है, इन दोनों के पास इस एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर या डिसीजन के अगेंस्ट अगर वो एग्री फील करते हैं, तो वो अपील प्रोसेस में जा सकते हैं। ये दोनों अपील प्रोसेस में जा सकते हैं। अब अपील प्रोसेस के हमारे दोस्तों 4 लेवल हैं। 4 लेवल। फर्स्ट लेवल ऑफ हमारा जो है वो अपीलेंट अथॉरिटी के पास हम अपील प्रोसेस कर सकता है। डिपार्टमेंट यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने यहाँ पे ऑर्डर पास किया, और इनमें से एग्रीड डिपार्टमेंट भी हो सकता है और इनमें से एग्रीड एसएससी भी हो सकता है, और उनमें से दोनों में से कोई भी इनमें से अपीलेट अथॉरिटी के पास अपील फाइल कर सकता है। अगर यहाँ से अपीलेट अथॉरिटी का ने जो भी डिसीजन यहाँ से डिसीजन हुआ, तो जो भी एग्रीड पार्टी होगी वो नेक्स्ट लेवल ऑफ अपील में जा सकती है, अपीलेट ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं अंडर सेक्शन 112 में। जो भी अपीलेट ट्रिब्यूनल का जो भी ऑर्डर आएगा, उससे जो भी पार्टी एग्रीड होगी, अगर वो चाहे तो अपने केस को फर्दर एस्केलेट कर सकती है अंडर सेक्शन 117 में हाई कोर्ट में अपील कर सकती है। और फाइनली, जैसा हम सभी लोग जानते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट है
वो फाइनल अथॉरिटी है मैटर ऑफ लॉ को सेटल करने के लिए। तो अब अगर सपोज हाई कोर्ट के ऑर्डर से भी जो एग्री पार्टी है डिपार्टमेंट या एसएससी, वो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। ये वाले एरो से दोस्तों मैं जो बताने की कोशिश जो कर रहा हूँ, ये वाले एरो के से कि अगर अपीलेंट ट्रिब्यूनल में जो केस है, अगर उसमें जो 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 प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड अगर कोई इशू है उसको सेटल करना है, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में सीधा जाना पड़ेगा डिपार्टमेंट को या एसएससी जो भी एग्रीड हो। वहां पे हाई कोर्ट वाला रास्ता जो है वो प्लेस ऑफ सप्लाई के इश्यूज को सेटल करने के लिए हाई कोर्ट वाला रास्ता वहां पे नहीं खुला है। तो इस स्लाइड में हमने देख लिया एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने कुछ ऑर्डर पास किया, वो ऑर्डर 169 के हिसाब से होना चाहिए। अपील प्रोसेस एसएससी के लिए, डिपार्टमेंट के लिए, दोनों के लिए खुला है। 107 से 121 के बीच में अपील की प्रोविजंस हैं। अब फर्स्ट अपील जो है वो अपीलेंट अथॉरिटी के पास जाएगी, सेकेंड अपील जो है वो अपीलेंट ट्रिब्यूनल में जाएगी, थर्ड अपील जो है वो हाई कोर्ट में जाएगी और फोर्थ अपील सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। लेकिन दोस्तों क्या ऐसा हो सकता है कि अगर ये एसएससी है, अगर एसएससी एग्रीव्ड है और एग्रीव्ड होने के कारण से क्या वो वो ऐसा कर सकता है कि वो फर्स्ट अथॉरिटी के पास नहीं जाता, सेकंड अथॉरिटी के पास नहीं जाता, सीधा ही हाई कोर्ट में चला जाता है। वो सीधा ही हाई कोर्ट में भी हमारे पास अपील राइट, हमारे को अपील फाइल करने का राइट है। वहां पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे को अपील वहां पे फाइल करने का राइट देता है। लेकिन क्या वो जीएसटी एक्ट में वैलिड है? अब इसके बारे में हम कुछ डिसाइडेड केसेस भी देखेंगे, लेकिन अगर मुझे इसका अगर 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 ब्रीफली इसका जवाब देना हो तो हमारे पास बहुत सारे केसेस हैं और इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट का भी केस है जहां पे ये क्लियरली ये वाली चीज को होल्ड किया गया कि अगर जीएसटी से रिलेटेड कोई भी ग्रीवांस है तो ये अपील प्रोसेस सबसे पहले अपीलेंट ट्रिब्यूनल, अपीलेंट अथॉरिटी के पास, फिर ये सेकंड लेवल ऑफ अपील, फिर थर्ड लेवल ऑफ अपील और फाइनली सुप्रीम कोर्ट पर है ना, यही रूट लेना पड़ेगा। हम इस रूट को बाईपास नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि हम अपीलेंट अथॉरिटी के पास नहीं जाएंगे, अपीलेंट ट्रिब्यूनल में नहीं जाएंगे और सीधा हाई कोर्ट से डिसीजन ऑर्डर ले आएंगे और वहां जाकर के हम वो करेंगे। तो ये वाला रास्ता इसके बारे में बहुत सारे डिसाइडेड केसेस हैं जिनको अभी हम आने वाले स्टेज में देखेंगे भी कि जहां पे ये रास्ता ये खुला नहीं हुआ है। अच्छा, अब हम बात करते हैं अपीलेंट अथॉरिटी के बारे में। बात करते हैं कि अपीलेंट अथॉरिटी क्या है। इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको ये दो डेफिनेशन दिखाना चाहता हूं जो हमारे सीजीएसटी एक्ट 24 एंड सीजीएसटी सेक्शन जो है हमारा 2 सबसेक्शन 8 में ये दोनों टर्म को डिसाइड किया गया है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या है दोस्तों? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी वो अथॉरिटी है जिसके पास कोई भी ऑर्डर या डिसीजन पास करने का अंडर दिस एक्ट, कौन सा एक्ट? सीजीएसटी एक्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। तो वो अथॉरिटी जिसके पास सीजीएसटी एक्ट में कोई भी ऑर्डर या डिसीजन पास करने का राइट है वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है। मीनिंग कि भाई अगर हमें 161 में सपोज हमारे को नोटिस आता है और हमारे को कहते हैं कि हमारी स्कूटी लगी हुई है और उसके लिए आप हमारे को रेलेवेंट डॉक्यूमेंट दीजिए, तो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने हमारे को नोटिस भेजा और हम उसके पास जाकर के अपनी हियरिंग करते हैं तो वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है। ठीक है, लेकिन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज में से कुछ अथॉरिटीज को स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया गया है। लाइक जैसे सीबीएसई है, सीबीएसई ने कोई भी नोटिफिकेशन या सर्कुलर अगर कोई पास ऑन किया तो वो सीबीएसई को, क्योंकि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के लेवल से के डेफिनेशन से बाहर रखा गया है, तो उसके अगेंस्ट आप अपील प्रोसेस में नहीं जा सकते हैं। लाइकवाइज अगर रिविजनल अथॉरिटी जो सेक्शन 108 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में जिसके बारे में बताया गया है उसके भी ऑर्डर के अगेंस्ट, क्योंकि रिविजनल अथॉरिटी जो है वो अपने आप ही कमिश्नर लेवल का आदमी है, तो उसके अगेंस्ट भी अपील प्रोसेस में ये जो 107 में, फिर 1012 में, फिर 117 और 118 में जाने वाली जो ये प्रोसेस बताया गया है उसमें रिविजनल अथॉरिटी के भी उसको उस ऑर्डर को नहीं लिया जा सकता, क्योंकि वो अपीलेंट अथॉरिटी के पास वो चैलेंज नहीं हो सकता, वो अपीलेंट ट्रिब्यूनल लेवल पे ही चैलेंज हो सकता है। ठीक इसी प्रकार से अगर सपोज कोई एडवांस रूलिंग अथॉरिटी है उसने कोई एडवांस रूलिंग दी, या अगर सपोज कोई अपीलेंट ट्रिब्यूनल है उसका है, या अपीलेंट अथॉरिटी का कोई वो है, या नापा का नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी, इनके जितने ये अथॉरिटी जो बताई है यहाँ पे सेक्शन में, इनको एक्सक्लूड किया गया एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की डेफिनेशन से और इनके ऑर्डर्स को अपील प्रोसेस पर चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही हम एक नजर यहाँ पे मारते हैं कि ये अपीलेंट अथॉरिटी क्या है। अपीलेंट अथॉरिटी को डिफाइन जो किया गया है वो डिफाइन किया गया है कि वो अथॉरिटी जिसको 107 में जो अपील जो फाइल होनी है उनको हैंडल करने के लिए जिनको ऑथराइज किया गया है वो अपीलेंट अथॉरिटी है। सो अपीलेंट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन है? जिसने
हमारी असेसमेंट की और जिसकी असेसमेंट के ऑर्डर के से हम एग्रीव्ड हैं और हम अपील प्रोसेस में जाना चाहते हैं। अपीलेंट अथॉरिटी कौन है? अपीलेंट अथॉरिटी वो अथॉरिटी है जिसके पास हम जा रहे हैं, अपील में जा रहे हैं अगेंस्ट ऑर्डर और डिसीजन पास बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। अब इस चीज के लिए अब अपीलेंट अथॉरिटी क्या है, इसको इसको जो उन्होंने जो डिफाइन किया है वो डिफाइन किया है, उनको रूल 109 में नोटिफाई किया है, ये उन्होंने प्रिस्क्राइब किया है कि वो रूल 109 ए में प्रिस्क्राइब किया है कि अपीलेंट अथॉरिटी कौन होगी। देखिए, जो हमारी नॉर्मल असेसमेंट जितने भी होती हैं या जो नॉर्मल ऑर्डर या डिसीजन दिए जाते हैं वो या तो सुपरिटेंडेंट द्वारा लिए जाते हैं या असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर द्वारा लिए जाते हैं। अगर कोई भी ऑर्डर ऐसा है जो इन 3 अथॉरिटीज द्वारा लिया गया डिसीजन लिया गया है या ऑर्डर पास किया गया है, तो उनके अगेंस्ट, इनके ऑर्डर के अगेंस्ट हमने जो अपील में जाना है वो जॉइंट कमिश्नर अपील के पास जाना है। अगर इन 3 अथॉरिटीज का ऑर्डर पास है तो हमारे को जॉइंट कमिश्नर अपील के पास इनके ऑर्डर के अगेंस्ट हम अपील कर सकते हैं। लेकिन अगर यही ऑर्डर अगर जॉइंट कमिश्नर ने पास किया है या एडिशनल कमिश्नर ने पास किया है तो हमारे को जो कमिश्नर अपील है उसके पास इनके, क्योंकि ये सीनियर अथॉरिटीज हैं, तो इनके लिए जो इनके ऑर्डर्स को रिव्यू जो है वो इनसे सीनियर आदमी ही कर सकता है, इनसे सीनियर अथॉरिटी कर सकती है। तो इसलिए कमिश्नर अपील्स के इनके ऑर्डर के अगेंस्ट कमिश्नर अपील के पास हमें जाना पड़ेगा। अब सवाल ये भी होता है कि हाँ, कमिश्नर अपील कौन सा? कमिश्नर अपील जो स्टेट वाला है या सेंटर वाला है? कौन से कमिश्नर अपील के पास जाना है? तो दोस्तों, क्योंकि हम ये CGST एक्ट पढ़ रहे हैं, ये जो सेक्शन हमने जो पढ़ा ये 208 और ये रूल जो हमने पढ़ा है ये भी जो है ये भी CGST और SGST एक्ट दोनों में है। तो अब जो भी जुरिस्डिक्शन, जो भी अथॉरिटी, चाहे वो स्टेट की अथॉरिटी हो या सेंटर की अथॉरिटी हो, जो भी अथॉरिटी हमारा ये ऑर्डर पास करे, अगर ये वाला ऑर्डर जो पास किया गया, ये सपोज ये किसी सेंटर के, किसी स्टेट के ACDC सुप्रिटेंडेंट ने किया, तो उसके अगेंस्ट स्टेट का ही जॉइंट कमिश्नर अपील जो है उसके पास जाना पड़ेगा। अगर ये वाला ऑर्डर जो है, ये वाला ऑर्डर सपोज ये जॉइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर ये है, ये सेंटर के जॉइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर ने ऑर्डर पास किया, तो इसके अगेंस्ट हमारे को कमिश्नर अपील जो सेंटर का है, जो सेक्शन का रेलेवेंट जुरिस्डिक्शन का, उसके पास ही हमारे को अपील में जाना पड़ेगा। सो रूल 109 में भी वाली बात बता दी गई कि इनके ऑर्डर के अगेंस्ट ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, ये अपीलेंट अथॉरिटी है, और ये अगर अथॉरिटीज इन्होंने ऑर्डर पास किया है जिसके अगेंस्ट अपील में जा रहे हैं, तो ये वाली कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है ना। स्टेट या सेंटर जो भी जिसने भी ऑर्डर पास किया है उसी अथॉरिटी के पास ही हमारे को जाना पड़ेगा, उसी अथॉरिटी के पास हमारे को जो अपीलेंट अथॉरिटी उसी के पास जाना पड़ेगा। तो यहाँ तक हमारे को ओवरऑल जो व्यू है अपील प्रोसेस का वो हमारे को समझ आ जाना चाहिए। और इसके अलावा हमारे पास एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या है, अपील अथॉरिटी क्या है, ये सारी कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर है। तो अब हम चलते हैं सेक्शन 107 जिसके अंदर जिसका हम डिटेल एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। सेक्शन 107 कहता है कि एनी पर्सन, जो भी पर्सन एग्रीड है बाय एनी डिसीजन और ऑर्डर पास बाय द CGST एक्ट, जो कॉम्पिटेंट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी वो CGST की हो या SGST की हो, तो देन उनके ऑर्डर के अगेंस्ट अपीलेट अथॉरिटी जो है, जैसा कि अभी हमने देखा रूल 109A में, जो अपीलेंट अथॉरिटी होगी उसके पास विदिन 3 months फ्रॉम द डेट ऑन विच द सेड डिसीजन और ऑर्डर इज कम्युनिकेटेड टू सच पर्सन। मीनिंग है भाई, अगर कोई किसी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने कोई भी ऑर्डर या डिसीजन पास किया, जिस दिन वो कम्युनिकेट किया गया एग्रीव्ड पर्सन को, तो उससे विदिन 3 months के अंदर वो अपील चाहे तो अपील फाइल कर सकता है। अब यहाँ पे जो ये जो वर्ड यहाँ पे डिसीजन ऑर्डर कम्युनिकेटेड होता है, तो यहाँ पे सेक्शन 169 हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हमारे को ये देखना पड़ेगा कि 169 के जिस दिन वो 169 के हिसाब से जो ऑर्डर जो अगर वो सर्व किया गया था, तो वहां से ये हमारी 3 months की विंडो जो है, यह जिस दिन वहां से उस दिन से हमारी स्टार्ट होगी।
क्योंकि हमने देखा कि जो फर्स्ट लेवल ऑफ अपील जो है, जो 107 में फर्स्ट लेवल ऑफ अपील अपीलेंट अथॉरिटी के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे एग्रीव्ड पर्सन जो है वो दोनों हो सकते हैं। यहाँ पे असेसी भी एग्रीव्ड पर्सन हो सकता है, या जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट भी एग्रीव्ड पर्सन हो सकता है। लेकिन ये थोड़ा सुनने में वियर्ड लग सकता है कि डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने ही ऑर्डर पास किया और डिपार्टमेंट ही उसके ऑर्डर से एग्रीव्ड है, लेकिन बहुत सारे इंस्टेंसेस ऐसे हो सकते हैं कि जहाँ पे डिपार्टमेंट भी एग्रीव्ड हो सकता है जो असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर से। अगर एक एग्जांपल के लिए हम बात करना चाहें, तो अगर सपोज एक एसएससी ने कोई अपनी रिटर्न फाइल की, और जो रिटर्न उसने जो टैक्स रेट जो अप्लाई किया, टैक्स रेट सपोज 5% का अप्लाई किया, क्योंकि उसकी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि उसके जो सप्लाई ऑफ गुड्स जो हो रही है उसके ऊपर 5% का टैक्स रेट एप्लीकेबल है। अब असेसिंग ऑफिसर ने जब उसकी असेसमेंट की, तो हो सकता है असेसिंग ऑफिसर के व्यू के हिसाब से वो 12% का टैक्स रेट असेसिंग ऑफिसर को लगता हो कि नहीं, ये क्लासिफिकेशन की मिस्टेक है, यहाँ पे टैक्स रेट एप्लीकेबल 12% होना चाहिए। अब 12% के हिसाब से असेसिंग ऑफिसर ने उसमें कर दी, और इस चीज को लेकर के सपोज जो असेसी था, असेसी अपील में चला गया, उसने फर्स्ट लेवल ऑफ अपील अपीलेट अथॉरिटी के पास 107 में उसने अपील वो अपील अगर सपोज फाइल करता है कि मैं इसे एग्रीव हूँ, राइट। तो अब यहाँ पे सिचुएशन क्या हो सकती है, जब ये वाला जो ऑर्डर, जो फर्स्ट लेवल, जब ये वाला असेसिंग ऑफिसर का ऑर्डर जब पास हुआ, तो असेसी ने जो 5% रेट लगाया था, और असेसिंग ऑफिसर ने या पीओ ने जो रेट लगाया वो 12% लगाया। लेकिन जब ये वाला अगर जो कमिश्नर जो है, जो कमिश्नर अगर उस जुरिस्डिक्शन का, उसको लगता है कि नहीं, ये 12% भी गलत है, यहाँ पे तो एक्चुअल रेट जो टैक्स जो होना चाहिए वो 18% के हिसाब से होना चाहिए, तो उस सिचुएशन में कमिश्नर ऑफ हिज ओन सुओ मोटो वो ये डिसीजन ले सकता है, या ऑन रिक्वेस्ट ऑफ दी जो यूटीजे जो उसका काउंटर पार्ट जो यूटीजीएसटी का या स्टेट का जो कमिश्नर है, उसकी रिक्वेस्ट पे वो ये अगर उसे ये लगता है कि जो उसके जूनियर ऑफिसर ने जो ऑर्डर पास किया, वहां पे वो लीगैलिटी के पर्सपेक्टिव से या वो प्रोप्राइटी के पर्सपेक्टिव से वो ऑर्डर ठीक नहीं है। लीगैलिटी के पर्सपेक्टिव से मतलब ये है दोस्तों कि जहां पे उस कमिश्नर को लगता है कि कुछ लीगल एस्पेक्ट थे, उन एस्पेक्ट्स के एंगल से असेसिंग ऑफिसर ने असेसमेंट करते हुए उनको ध्यान में नहीं रखा, जिसके कारण से टैक्स लायबिलिटी जो एसएससी की हो रही है वो कम वैल्यू पे, वो कम एसेस हो रही है, जबकि वो ज्यादा एसेस होनी चाहिए। तो ये भी उसके लिए एक रीजनेबल ग्राउंड है, जिसके बेस पे वो केस को कमिश्नर पिक कर सकता है, और उसके अगेंस्ट वो अपीलेट अथॉरिटी के पास उसके अगेंस्ट अपील फाइल कर सकता है। या दूसरा रीजन जो बताया गया वो प्रॉपर्टी का बताया गया। प्रॉपर्टी से मतलब ये वाला है कि प्रॉपर्टी का कि जो ऑर्डर पास किया गया उसका औचित्य क्या है, उसका जस्टिफिकेशन क्या है। अगर कमिश्नर को लगता है कि इसका जो जस्टिफिकेशन ठीक नहीं लिया गया है, या वो उचित ऑर्डर पास नहीं किया गया, नॉट बिकॉज ऑफ लीगल रीजन बट बिकॉज ऑफ सम अदर रीजन, सपोज कोई जुडिशरी में जो प्रेसिडेंसीज जो सेट किए थे, हो सकता है उनको फॉलो नहीं किया गया उस पर्टिकुलर ऑर्डर में, और उसके कारण से अगर डिपार्टमेंट को नुकसान हो रहा है उसके कारण से, तो देन उस केस में कमिश्नर भी डायरेक्ट कर सकता है विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द डिसीजन, जब कम्युनिकेशन ऑफ द डिसीजन, और उसके केस पे भी जो कमिश्नर है वो अपने किसी सबऑर्डिनेट ऑफिसर को डायरेक्ट कर सकता है, और उसको बता सकता है कि इन ग्राउंड्स ऑफ अपील्स को के बेस पर आप ये ग्राउंड्स ऑफ अपील लेकर के और आप अपीलेट अथॉरिटी के पास अपील को फाइल कीजिए, राइट। और यहाँ पे सब सेक्शन 3 के बारे में ये वाली बात यही कही जा रही है कि यहाँ पे जो भी कंसर्न जूनियर ऑफिसर जिसको भी कमिश्नर ऑथराइज करेंगे, वो डिपार्टमेंट के बिहाफ पर अपील को फाइल कर देगा। सो अभी तक हमने दो चीजें देखी कि सबसेक्शन 1 में 3 मंथ्स का टाइम है। असेसी के पास अगर वो एग्रीड है किसी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर से, तो वो अपील प्रोसेस में जा सकता है। सबसेक्शन 2 में जो कमिश्नर है, कमिश्नर सोमोटो या किसी अपने काउंटर पार्ट कमिश्नर जो स्टेट का या यूटी का जो कमिश्नर होगा, उसके रिक्वेस्ट पे भी वो अपील में जा सकता है, जहाँ पे उसे ये लगता है कि ये ऑर्डर में इस पर्टिकुलर ऑर्डर में लीगैलिटी या प्रॉपर्टी के कोई इश्यूज हैं, और उसके बेस में 6 मंथ्स का उसके पास टाइम है, वो अपील फाइल कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ डिपार्टमेंट। जो सबसेक्शन 4 में दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज बताई गई है। इंपॉर्टेंट चीज ये बताई कि जैसा हमने देखा सबसेक्शन 1 में सबसेक्शन 1071 में
3 मंथ्स का टाइम दिया गया था एसएससी को, 1072 में 6 मंथ का टाइम दिया गया है डिपार्टमेंट को अपील फाइल करने के लिए। लेकिन अगर सपोज किसी भी कारण से अगर 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 जो अपीलेंट अथॉरिटी है, अपीलेंट अथॉरिटी को अगर उसको ये लगता है कि नहीं शायद कोई जेन्युइन कारण से ये 3 मंथ्स या 6 मंथ्स के अंदर ये वाली अपील फाइल नहीं हो सकी, तो वो 1 मंथ का एडिशनल टाइम भी दे सकता है। ये 1 मंथ के एडिशनल टाइम दे सकता है बोथ एसएससी को भी और जो डिपार्टमेंट है उनको भी, वो 1 मंथ की डिले को कंडोन कर सकता है। लेकिन ये दोस्तों ये राइट नहीं है एसएससी का या डिपार्टमेंट का। ये अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, ये अपीलेंट अथॉरिटी को ये लगेगा कि वो जेन्युइन रीजन थे जिसके कारण से डिले होगी, ये उसी केस में ये वाली लिबर्टी या ये वाली जो एडिशनल जो लीवे है ये उसी केस में दिया जाता है। हर केस में एज ए मैटर ऑफ राइट हम ये कह सकते हैं कि लेट हो गए और लॉ में पहुंचना 30 डेज के, तो 30 डेज में हमारे मिलना चाहिए। इट्स नॉट अवर मैटर ऑफ राइट। सबसेक्शन 5 में तो सिर्फ ये वाली बात लिखी गई है कि जो भी अब एसएससी ने 1071 में या डिपार्टमेंट ने 1072 में जो भी अपील तो फाइल कर रहे हैं उनको वेरीफाई कैसे करना है, वो ये वाली बात सबसेक्शन 5 में लिखी गई है। अच्छा, यहाँ पे अब सबसेक्शन 6 में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात के बारे में, जिसके बारे में मैंने पहले थोड़ा इंडिकेशन भी दिया था कि अगर मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड हो तो वो जिस अथॉरिटी ने जो ऑर्डर्स वो पास किया था उसी ऑर्डर से रिक्वेस्ट की जा सकती है अंडर सेक्शन 161 के आप मिस्टेक ये जो है आप इनको यहाँ पे करेक्ट कर दीजिए ताकि एसएससी को अपील प्रोसेस में ना जाना पड़े। और उसका एक रीजन ये भी था क्योंकि अब जब भी आप अपील प्रोसेस में जाते हैं तो सेक्शन 1076 में ये क्लियरली लिखा गया हुआ है कि आपको जो आपकी अनडिस्प्यूटेड टैक्स लायबिलिटी है वो अनडिस्प्यूटेड टैक्स लायबिलिटी आपको फुल्ली आपको वो डिस्चार्ज करनी है, पे करनी है। और टैक्स लायबिलिटी से मतलब क्या है? टैक्स लायबिलिटी से मतलब आपको टैक्स भी पे करना है, आपको इंटरेस्ट जो एप्लीकेबल वो भी पे करना है, फाइन भी पे करना है, फी भी करनी है और पेनल्टी भी पे करनी है, राइट। तो अगर जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का जो भी ऑर्डर था उसमें अगर मल्टीपल रीजंस के कारण से एडिशन हुए तो जिससे आप एग्री हैं उसके लिए जो भी टोटल लायबिलिटी आती है इंक्लूडिंग टैक्स, इंटरेस्ट, फाइन, फी, पेनल्टी, वो सब आपको पे करनी है अपील फाइल करने से पहले। और लेकिन जो अमाउंट डिस्प्यूटेड अमाउंट है जिससे आप एग्री नहीं करते हैं उसका भी 10% आपको, उसका भी टैक्स अमाउंट का, ओनली टैक्स अमाउंट का दोस्तों, यहाँ पे इंटरेस्ट, फाइन, पेनल्टी का 10% पे करने की जरूरत नहीं है और 10% ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स लायबिलिटी का आपको पे करना पड़ेगा। और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कोर्स ये जो है ये 25 करोड़ रुपए का है। और ये 25 करोड़ का अमाउंट जो है दोस्तों ये सीजीएसटी एक्ट में है। अब 25 करोड़ का अमाउंट जो है अगर एसजीएसटी एक्ट में भी, क्योंकि हमारे को वो भी एसजीएसटी एक्ट में 25 करोड़ रुपए ये वहां पे भी है, तो दैट मींस टोटल 50 करोड़ रुपए हो गए। और अगर आईजीएसटी एक्ट से रिलेटेड अगर हम अपील फाइल कर रहे हैं तो वहां पे ऑफकोर्स ये जो है वहां पे ऑफकोर्स ये 50 करोड़ की ये टोटल अमाउंट बन जाता है। ठीक है जी। अब इसी बात को हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं दोस्तों। यहाँ पे सपोज एक हमारे एसएससी हैं, उन्होंने कोई अपनी रिटर्न फाइल की और एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने अब जब रिटर्न फाइल में उन्होंने अपनी टैक्सेबल वैल्यू जो थी वो 10 लाख रुपए के लिए, और उन्होंने टैक्स जो अप्लाई किया वो 12% के हिसाब से किया, जिसके हिसाब से 1,20,000 की उसकी टैक्स लायबिलिटी उनकी आती है। जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जो थे उन्होंने जो ऑर्डर पास किया उन्होंने कहा नहीं, आपने वैल्यू गलत दी है, आपकी वैल्यू सेक्शन 15 और सीजीएसटी एक्ट के हिसाब से आपकी वैल्यू होनी चाहिए वो तो 15 लाख होना चाहिए और टैक्स रेट भी 18% होना चाहिए। अब इनके हिसाब से जो टोटल टैक्स जो लायबिलिटी इस आदमी की आती है वो 2,70,000 रुपए आती है। तो यहाँ पे दो इश्यू हो गए दोस्तों। यहाँ पे इश्यू हो गया, एक तो रेट का इशू हो गया और दूसरा वैल्यू का भी इशू हो गया। वैल्यू भी एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के हिसाब से वैल्यू भी ज्यादा होनी चाहिए और रेट भी ज्यादा होना चाहिए था। तो इस हिसाब से जो एडिशनल टैक्स लायबिलिटी इनकी आती है वो 1,50,000 रुपए आती है। अब सवाल ये है कि अगर ये आदमी अगर अपील में जाना चाहते हैं और अगर इनको ये लगता है कि जो इनकी जो एडिशनल इनको ये लगता है कि जो ये वैल्यू निकाली, वैल्यू तो ठीक निकाली है, तो वैल्यू के ऊपर उनको डिस्प्यूट नहीं है। अगर वैल्यू के ऊपर डिस्प्यूट नहीं है तो अब उनको जो डिस्प्यूट है वो डिस्प्यूट सिर्फ रह गया, उनको रेट वाला डिस्प्यूट रह गया। तो अब वैल्यू के ऊपर डिस्प्यूट नहीं है तो अब इसका मतलब एसएससी ये मान रहे हैं कि 15 लाख की जो वैल्यू जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने निकाली, 15 लाख की वैल्यू तो ठीक है, रेट वो अपने हिसाब से ले रहे हैं, जो रेट उन्होंने पहले लिया था रेट उन्होंने वही लिया, 12% लिया। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि 1 लाख मेरी टैक्स लायबिलिटी 1,80,000 होनी चाहिए,
मेरी टैक्स लायबिलिटी टोटल 1 लाख से होना चाहिए, ना कि 2,70,000 जैसा ऑफिसर ने बनाया। तो अब इस सिचुएशन में अगर हमें देखें कि 1076 में अब इनको कितने पैसे जमा कराने पड़ेंगे, तो उनकी एडमिटेड टैक्स लायबिलिटी कितनी हो गई, वो एडमिटेड टैक्स लायबिलिटी 1,80,000 हो गई, राइट। 1,20,000 उन्होंने ऑलरेडी जमा कराए हैं पहले, अब 1,20,000 अगर उन्होंने ऑलरेडी जमा करवा रखे हैं, 1,20,000 ऑलरेडी जमा करा रखे, 1,80,000 टोटल लायबिलिटी हो गई, तो डिफरेंस कितना होगा, 60,000 तो इनकी एडमिटेड टैक्स लायबिलिटी होगी। अगर वो अपील में जाना चाहते हैं फॉर 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 रेट का जो डिफरेंस हुआ उसको अगर वो चैलेंज करना चाहते हैं, तो जो रेट के डिफरेंस के कारण से एडिशनल टैक्स लायबिलिटी आती है उनकी वो आती है 90,000 की। तो 90,000 का अंडर सेक्शन 1076 उनको 90,000 का 10% 9,000 रुपीज जो है वो जमा करवाना पड़ेगा, और बाकी जो 60,000 रुपीज है ये वाला उनकी किसी एडमिटेड टैक्स लायबिलिटी ये भी जमा उनको करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे सब 1076 में उन्होंने क्लियरली कह दिया कि जो आपकी डिस्प्यूटेड टैक्स लायबिलिटी है उसका सिर्फ 10% टैक्स अमाउंट को आपने जमा कराना है, और जो आपकी एडमिटेड टैक्स लायबिलिटी है उसका 100% इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, पेनल्टी, जो भी फीस वगैरह जो भी है वो सबका आपको जमा करवाना है। अगर हम आगे चलते हैं दोस्तों, तो 107 जो, अच्छा इसमें यहाँ पे एक चीज और भी मैं आपको इसके बारे में मैं बताना चाह रहा था। यहाँ पे 106 में जो है, देखिए यहाँ पे फी जो है, यहाँ पे अगर जो फर्स्ट अपील हम फाइल करते हैं वहां पे फी कुछ नहीं होती। मतलब अगर हमें फर्स्ट अपील में जा रहे हैं तो यहाँ पे फी एज सच कुछ भी प्रिस्क्राइब नहीं है अभी, लेकिन अगर हम जैसे अगर अपील ट्रिब्यूनल के पास जाते हैं तो वहां पे फीस भी एप्लीकेबल होती है। सेक्शन 1077 में जो बात कह रहे हैं वो 1077 में है कि 10% जो आपने था, जो आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड टैक्स लायबिलिटी थी उसका 10% तो आपने 106 में पे कर दिया, बाकी रिमेनिंग जो है, रिमेनिंग जो डिस्ट्रीब्यूटेड टैक्स लायबिलिटी और जो इंटरेस्ट, पेनल्टी, फाइन वगैरह जो भी है, दीज विल बी डीम्ड टू बी स्टेट। तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया सीजीएसटी ने, एक्ट में ही लिखी हुई वाली बात बता दी गई ताकि कल किसी भी तरीके का कोई इंटरप्रिटेशन इशू ना हो। उन्होंने कहा कि टैक्स का सिर्फ 10% आप जमा करिए, बाकी 90% ऑफ टैक्स, और जो बाकी जो डिमांड जो है आपकी ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट, पेनल्टी, फाइन, फीस, वो सारे आपके जो है वो स्टेट माने जाएंगे। अच्छा, सबसेक्शन बेस्ड ऑन कोई भी अगर सपोज कोई भी प्रोसीडिंग्स हो रही है बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये सबसेक्शन 8 में ये रिस्पांसिबिलिटी डाली गई अपीलेंट अथॉरिटी के ऊपर कि वो अपीलेंट जो है उसको चांस टू बी हर्ड देंगे, उसकी पहले बात सुनेंगे, उसके पक्ष को अच्छे से सुनेंगे, उसको इंटरप्रेट करेंगे, उसके बाद में ही डिसीजन देंगे। उसको सुने बिना वो कोई भी डिसीजन नहीं देंगे, क्योंकि अदरवाइज उसकी ग्रीवेंस क्या है वो ग्रीवेंस पता ही नहीं लग पाएगी। ओके, अच्छा सबसेक्शन 9 जो है दोस्तों, सबसेक्शन 9 में ये है कि इस चीज को फोर्सी करते हुए कि डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर है या जो एसएससी है उनको भी ड्यूरिंग जब जिन डेट को हियरिंग शेड्यूल है उन डेट में उनकी भी कुछ अर्जेंसी हो सकती है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है जिसके कारण से वो नहीं हियरिंग्स को अटेंड नहीं कर पाते। तो उन्होंने ये बताया कि मैक्सिमम 3 हियरिंग्स जो है, मैक्सिमम 3 एडजॉर्नमेंट ली जा सकती हैं, और 3 एडजॉर्नमेंट जो लेंगे वो ईदर पार्टी लेंगी, मीनिंग देयर बाय कि जो हमारा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो भी 3 हियरिंग ले सकता है, और जो हमारा रजिस्टर्ड पर्सन है वो है, मतलब 3 हियरिंग के बाद में 4th हियरिंग या 4th एडजॉर्नमेंट जो है, 3 एडजॉर्नमेंट के बाद में 4th एडजॉर्नमेंट का आपका राइट नहीं है, वो आपको नहीं मिलेगी। ये लॉ में ही ये वाली बात लिख दी गई है। सबसेक्शन 10 जो है, सबसेक्शन 10 में जो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे बताई गई दोस्तों, यहाँ पे ये बताया गया कि अगर सपोज कोई पर्सन एग्रीव था, सपोज कोई एसएससी एग्रीव था किसी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर से, और उसने अपील फाइल कर दी फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी के पास। तो फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी के पास जो अपील फाइल की, और उसमें लेकिन जब उसने अपील फाइल की उसमें वो कुछ ग्राउंड्स ऑफ अपील लेना भूल गया या उसे इग्नोर हो गए, वो ग्राउंड्स वो इंक्लूड नहीं कर पाया। लेकिन एट द टाइम ऑफ हियरिंग ये वाली लिबर्टी अभी भी दी गई है, एसएससी को ये वाली लिबर्टी अभी भी दी गई है कि वो एट द टाइम ऑफ हियरिंग ये एडिशनल ग्राउंड्स ऑफ अपील भी ले सकता है। इसमें कंडीशन सिर्फ एक ही है कि अपीलेंट अथॉरिटी को ये नहीं लगना चाहिए कि पहले जो एक्सक्लूजन किया था दैट वाज नॉट विलफुल और वो अनरीजनेबल नहीं था। एक्सक्लूजन वो जानबूझ के बिल्कुल ही उसने नहीं किया था, वो उससे गलती से रह गया या किसी रीजनेबल कॉज के कारण से वो ग्राउंड्स ऑफ अपील एट द टाइम ऑफ फाइलिंग अपील वो रह गए। तो ये वाला भी इनको वो
ये वाला भी जो है ये दोनों को राइट दिया गया है, डिपार्टमेंट को भी ये राइट दिया गया है और ये जो एसएससी जो एग्रीव्ड है बाय ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग बाय ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, उसको भी ये राइट दिया गया है। अच्छा, नेक्स्ट जो इसी से रिलेटेड जो हमारा एक रूल 112 है, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड। अब वहां पे ये वाली बात कही, अब यहाँ पे कहा गया एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, अगर अपीलेंट अथॉरिटी को ये लगता है कि वो रीजनेबल है, अनरीजनेबल कॉज के कारण से वो पहले वो ग्राउंड ऑफ अपील नहीं ले पाया था, तो यहाँ पे 112 में ये बताया गया है कि क्या प्रोडक्शन ऑफ एडिशनल एविडेंस एट द टाइम ऑफ जब अपीलेंट अथॉरिटी के पास में जब ये या अपीलेंट ट्रिब्यूनल में जब एडिशनल क्या हम डॉक्यूमेंट्स जो हमने असेसमेंट के टाइम में हम लोगों ने सबमिट नहीं किए थे, क्या हम कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट भी सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत क्लियर कट तरीके से लॉ ने ये चीज एक्सप्लेन की गई कि कौन कौन से ऐसे रीजन होंगे जहाँ पे ये माना जाएगा कि रीजनेबल, जहाँ पे एडिशनल एविडेंसेस जो है सबमिट किए, जो असेसमेंट के टाइम में सबमिट नहीं किए गए थे, उनको भी एट द टाइम ऑफ अपील अपीलेंट अथॉरिटी के सामने उनको भी प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो एक एक करके हम जल्दी से इनको देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से वो एडिशनल, कौन कौन से ये चीजें जो है एडिशनल उन्होंने दिए गए हैं। अच्छा, सबसे पहले तो अब वो हम 4 इंस्टेंसेस को देख रहे हैं जहां पे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स अपीलेंट अथॉरिटी अलाउ कर सकती है। क्या डॉक्यूमेंट है? वो कहते हैं जहां पे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी और एज अ केस पे अपीलेंट अथॉरिटी हैज रिफ्यूज्ड। हाँ, अगर एसएससी ये प्रूव कर सकता है कि उसने जब असेसमेंट चल रही थी, असेसमेंट की प्रोसीडिंग के टाइम में ही वो कुछ डॉक्यूमेंट या एडिशनल एविडेंसेस को सबमिट करना चाहता था, लेकिन असेसिंग ऑफिसर्स ने उनको लेने से मना कर दिया, अगर वो ये वाली चीज को प्रूव कर सकता है तो उन डॉक्यूमेंट्स को ऑन रिकॉर्ड लेने के लिए अपीलेंट अथॉरिटी जो है उन डॉक्यूमेंट को ऑन रिकॉर्ड ले सकती है, एट द टाइम ऑफ अपील आल्सो उनको ले सकती है। अच्छा, दूसरा इंस्टेंस ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे जो प्रॉपर ऑफिसर है जब वो असेसमेंट कर रहा था, वो असेसमेंट के टाइम में उसने कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे, लेकिन बिकॉज ऑफ सम सफिशिएंट कॉज वो डॉक्यूमेंट जो था उस टाइम में जो असेसी था, असेसी सबमिट नहीं कर पाया था, राइट। तो असेसी जो प्रॉपर ऑफिसर था, प्रॉपर ऑफिसर ने असेसमेंट के टाइम में डॉक्यूमेंट्स मांगे, लेकिन जो असेसी था उनको सबमिट नहीं कर पाया था। अगर ऐसे कोई इंस्टेंसेस, लेकिन उसके लिए सफिशिएंट कॉज होना चाहिए। अगर हम एग्जांपल लेना चाहें तो एग्जांपल अभी जैसे हम जानते हैं कि मार्च के लास्ट वीक में हमारा कोरोना का आउटब्रेक हुआ था, जिसके कारण से लॉकडाउन हो गया। अब अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है कि जहाँ पे मार्च के लास्ट वीक में मार्च में कोई हियरिंग चल रही थी और फाइनल हियरिंग थी, और असेसिंग ऑफिसर ने अगर ये वाली बात कही, अगर ये रिक्वेस्ट किया कि ओके ये कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, ये एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आप मुझे सबमिट कीजिए, तो उसके बेस पे मैं एक करके ऑर्डर पास कर दूंगा। अब अगर सपोज असेसी जब वहां से आया, उसे कोरोना होगा, कोरोना के कारण से वो डॉक्यूमेंट को सबमिट वहां पे नहीं कर पाया, और जिसके कारण से जो ऑफिसर ने ऑर्डर पास कर दिया, और वो एडिशनल डॉक्यूमेंट जो एसएससी के फेवर में जा रहे थे वो सबमिट हो नहीं पाया, उनको कंसीडर नहीं कर पाया, तो दैट कैन बी ए सफिशिएंट रीजन कि जिसके कारण से अपीलेंट अथॉरिटी एट द टाइम ऑफ जब अपील चल रही है तब वहां पे भी उनको कंसीडर कर सकती है। अच्छा, कुछ ऐसे भी इंस्टेंसेस हो सकते हैं जहां पे ग्राउंड्स ऑफ अपील से रिलेटेड, जो थर्ड इंस्टेंस में ग्राउंड्स ऑफ अपील के वहां पे असेसिंग ऑफिसर ने एट द टाइम ऑफ असेसमेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वेस्ट नहीं किए थे, लेकिन असेसी उनको सबमिट नहीं कर पाया था, ड्यू टू सम सफिशिएंट कॉज उनको वो सबमिट नहीं कर पाया था, राइट। तो अगर वो ऐसी कोई प्रूव कर सकता है तो वहां उस केस में भी अपीलेट अथॉरिटी एट द टाइम ऑफ असेसमेंट एडिशनल डॉक्यूमेंट्स है उनको एक्सेप्ट कर सकती है। और लास्ट वाली चीज जहाँ पे अगर एसएससी ये प्रूव कर सकता है कि मुझे डॉक्यूमेंट मुझसे मांगे गए थे, लेकिन मेरे को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी ही नहीं गई और डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए। एक रीजन ऐसा कुछ हो सकता है कि सपोज आज मेरी 1 जनवरी को मेरी आज हियरिंग है, और ऑफिसर मुझे कहता है ओके ये एडिशनल डॉक्यूमेंट है, अब मुझे 2 जनवरी को ही ये वाले एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मुझे लाके दे दीजिए आप। तो अब मेरे पास एक दिन का मेरे पास टाइम ही नहीं है। अगर वो डॉक्यूमेंट अगर रीजनेबली लगता है कि एक दिन में वो डॉक्यूमेंट ऑर्गेनाइज हो ही नहीं सकते, तो देन आई हैव एवरी रीजन। तो ये भी एक फोर्थ ग्राउंड हो सकता है जिसके कारण से एट द टाइम ऑफ अपील ये एडिशनल डॉक्यूमेंट यूज किए जा सकते हैं। ये रिलेटेड जो सब रूल जो है रूल 112 के, इनमें सिर्फ ये वाली बात कही गई है कि अगर सपोज कोई एडिशनल वो होगा
तो उनको राइटिंग में अगर एडिशनल डॉक्यूमेंट्स कोई लेगा तो देन अपीलेंट अथॉरिटी जो है उनको डॉक्यूमेंट्स उसको डॉक्यूमेंट करेगी, उसको राइटिंग में वो करेगी। और ये वाली बात भी है कि अगर जिसने भी अगर सपोज एसएससी ने वो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स या एडिशनल एविडेंसेस को दिए हैं तो देन उसको क्रॉस एग्जामिन करने का या क्रॉस चेक करने का जो डिपार्टमेंट है उसको भी एक फेयर अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। और अपीलेंट अथॉरिटी ऑफ इट्स ओन, अगर सपोज अपीलेंट अथॉरिटी को लगता है कि कुछ और डॉक्यूमेंट भी ऐसे हैं जो डॉक्यूमेंट्स रेलिवेंट हैं एक जुडिशियस डिसीजन, एक जुडिशियस अगर 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 कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो डॉक्यूमेंट्स एडिशनल डॉक्यूमेंट उनको चाहिए केस को लॉजिकली क्लोज करने के लिए, तो अपीलेंट अथॉरिटी के पास हमेशा ही वो राइट है कि जो डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ असेसमेंट नहीं भी सबमिट किए गए थे उनको भी सबमिट कर सकते हैं। राइट, सबसेक्शन 11 की बात करते हैं दोस्तों। सबसेक्शन 11 जो है, अब इसमें ये बताया गया है कि जब दोनों पक्षों को सुनने के बाद में अपीलेंट अथॉरिटी जो है वो अब अपना फाइनल ऑर्डर पास करेगी। और फाइनल ऑर्डर में वो या तो उस ऑर्डर को कंफर्म कर देगी, कहेगी कि जो असेसिंग ऑफिसर ने जो ऑर्डर पास किया वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई चीज नहीं होनी चाहिए, वो उसको मॉडिफाई कर सकती है। अच्छा, मॉडिफिकेशन का मतलब ये है कि जो ऑर्डर पास किया था उसमें उन्होंने उसको कम कर दिया है या उसको बढ़ा दिया। अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना कि यहाँ पे वो टैक्स, वो कुछ एडिशनल आपकी जो सप्लाई को में कुछ एडिशनल सप्लाई या उससे जो टैक्स जो राइज हो रहा है उसको उसमें एडिशन भी हो सकता है और उसमें सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। क्योंकि मॉडिफिकेशन में एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों ही इंक्लूड है। या उसको अनल भी कर सकते हैं। अनल करने से मतलब यह है कि वो कह सकते हैं कि जो ऑर्डर जो असेस जो ऑर्डर जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने जो ऑर्डर पास किया वो ऑर्डर ठीक नहीं था ऑन लीगलिटी या प्रोप्राइटरी पर्सपेक्टिव से, और उसके हिसाब से उनको कह सकते हैं कि ये ऑर्डर को नल एंड वॉइड कर दिया उन्होंने और उसको रिलीफ दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन उनके पास एक इंपॉर्टेंट चीज ये वाली है कि ये अपीलेंट अथॉरिटी के पास ये राइट लॉ ने नहीं दिया कि वो उस केस को दोबारा से रेफर बैक नहीं कर सकते। जो जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी थी उसके पास दोबारा से नहीं भेज सकते कि ओके इन पर्टिकुलर एंगल से आप जरा इसको दोबारा से रिव्यू कीजिए। अगर हम जब देखेंगे बाद में जब सेक्शन 112 जब हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तो वहां पे हम देखेंगे कि वहां पे अपीलेंट अथॉरिटी जो अपीलेंट ट्रिब्यूनल जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है उसको डायरेक्शंस के साथ में अगर उसको केस को रिमांड बैक भी कर सकता है। जो राइट यहाँ पे सेक्शन 107(11) में ये रिमांड बैक का जो राइट है, ये राइट अपीलेंट अथॉरिटी के पास नहीं है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें जो इसमें इंपॉर्टेंट है सबसेक्शन 11 के पर्सपेक्टिव से, कि अगर आपकी कोई भी लाइबिलिटी या आपका सपोज आपकी लाइबिलिटी अगर कोई भी इंक्रीज हो रही है एसएससी को, तो उसको एक फेयर चांस देना जो है वो बनता है, वो मैंडेटरी है अपीलेंट अथॉरिटी को देने। ऑर्डर पास करने से पहले अपीलेंट अथॉरिटी उसको एसएससी को एक फेयर चांस देगी। कहाँ देगी? जहां ऑर्डर एनहांसिंग द फी या पेनल्टी या फाइन अगर सपोज उसमें ऑर्डर कर रहे हैं, या कन्फिस्केशन जो होना है, कन्फिस्केशन सेक्शन 130 में, जैसे हम जानते हैं सेक्शन 130 में कन्फिस्केशन होता है, तो कन्फिस्केशन की वैल्यू अगर सपोज गुड्स की वैल्यू अगर ज्यादा हो रही है तो इन सभी केसेस में असेसिंग ऑफिसर जो अपीलेंट अथॉरिटी है वो एसएससी को एक चांस टू बी हर्ड वहां पे देगी। अच्छा, एक चीज और भी है, अगर सपोज यहाँ पे जैसा हमने देखा या मॉडिफिकेशन के केस में एसएससी जो अपीलेंट अथॉरिटी है वो आपकी लायबिलिटी को एसएससी की लायबिलिटी को इंक्रीज भी कर सकते हैं और उसको कम भी कर सकते हैं। अगर असेसिंग ऑफिसर अगर अपीलेंट अथॉरिटी को ये लगता है कि सेक्शन 73 या 74 वाला केस है, तो वो सेक्शन 73 से अपनी प्रोसीडिंग्स को कंक्लूड करने से पहले सेक्शन 74 का जो में प्रोसीडिंग्स का वो वाला नोटिस भी उनको भेज सकते हैं और वही वाला यहाँ पे उसको भी यहाँ पे हियर कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं सेक्शन 73 में अगर कोई बोनाफाइड बिलीफ के कारण से अगर सपोज 5 इंस्टेंसेस जो वहां पे देखे गए हैं, तो 73 में प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं। 5 इंस्टेंसेस कौन से हैं? 5 इंस्टेंसेस हैं कि अगर किसी आदमी ने टैक्स पे नहीं किया, एसएससी ने टैक्स इवेट किया है या कम पे किया है, या उसने आईटी से ज्यादा बिल कर लिया, ज्यादा यूटिलाइज कर लिया, या उसने जो एरनेस रिफंड लिया। अगर इन 5 केसेस में अगर 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 उसकी बोनाफाइड बिलीफ के कारण, ये गलती तो हुई लेकिन बोनाफाइड बिलीफ के कारण से हुई, तो प्रोसीडिंग सेक्शन 73 में होगी। और 74 में अगर ये मेलाफाइड अगर इंटेंशन के कारण से हो रही है ये सब चीजें, तो उस केस में प्रोसीडिंग जो होगी प्रोसीडिंग सेक्शन 74 में होगी। और दोस्तों हम लोग को ये भी जानते हैं कि सेक्शन 73 और 74 में जो
नोटिस भेजने की जो डेट्स हैं, चाहे वो 2 साल 9 महीने की डेट दी है सेक्शन 70 विंडो दी है सेक्शन 73 में, और 4 साल 6 महीने की विंडो दी है सेक्शन 74 में। अब ये जो विंडो जो दी है और असेसमेंट को कंप्लीट करने के लिए भी 3 साल की और 5 साल की विंडो दी गई है सेक्शन 73 74 रिस्पेक्टिवली। नाउ ये डेट बहुत सेक्रेटेड है, जैसा कि हमने देखा कि अभी सेक्शन 1074 में जो 30 डेज की डिले को भी कंडोन करने का प्रोविजन है, लेकिन सेक्शन 73 74 में ना तो नोटिस भेजने के लिए और ना ही असेसमेंट को कंप्लीट करने के लिए वो कोई एडिशनल विंडो नहीं है। वहां पे जो डेडलाइन है वो डेडलाइन बहुत सेक्रेसेंट है। इसलिए ये जितनी भी प्रोसीडिंग, अगर ये अपीलेंट अथॉरिटी अगर ये प्रोसीडिंग ये करती भी है तो उनको देखना पड़ेगा कि 73 74 में नोटिस भेजने और असेसमेंट को कंप्लीट करने की जो डेडलाइंस है वो उस टाइम लेंथ के अंदर ही उसको ये करनी पड़ेगी। सबसेक्शन 12 में दोस्तों जो इसमें जो है ये यही बात कह रहे हैं कि जो ऑर्डर जो पास करेगा, आप सब चीजों को सब सारे पक्षों को सुनने के बाद में अपीलेंट अथॉरिटी जो ऑर्डर पास करेगी, दैट ऑर्डर हैज टू बी ए स्पीकिंग ऑर्डर। मतलब उस ऑर्डर में वो अब उसमें उसको सब चीजों को लिस्ट आउट करना पड़ेगा कि उसने कौन कौन से फैक्ट्स या कौन कौन सी चीजों के बेस पे वो कोई जजमेंट या डिसीजन दिया है, और वो सारी की सारी चीजें उसको वहां पे करना पड़ेगा। दैट ऑर्डर शुड बी कंप्लीट इन इटसेल्फ, दैट हैज टू बी स्पीकिंग ऑर्डर, रादर देन उसको सिर्फ जजमेंट ही नहीं देनी, उसको डिसीजन ही नहीं देना, उसको ये भी बताना है कि उसने वो डिसीजन पे पहुंचा तो किन बेसिस पे, किन कौन से डॉक्यूमेंट या कौन से केसेस के बेस लेकर के उसने वो ऑर्डर पास किया है। अच्छा, ये यहाँ पे जैसे अभी हम लोगों ने जब ये सबसेक्शन 11 कर रहे थे तो हमने देखा सेक्शन 73 और 74 में जो डेट्स है कंप्लीशन की डेट्स भी बहुत सेक्रेसेंट है, लेकिन जो 107 में अपील की प्रोसीडिंग्स को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने जो एडवाइस जो डेडलाइन दी है वो 1 ईयर में दी है कि जब ये कोई भी अपील फाइल की गई है तो उसके 1 साल के अंदर अंदर प्रेफरेबली उनको जो अपीलेंट अथॉरिटी है उसको वो अपनी ये जो जो ये जो प्रोसीडिंग्स है उनको कंप्लीट करना और अपना ऑर्डर देना, बट दिस इज ओनली एडवाइजरी। तो दैट वे 73 74 से यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट, यहाँ पे ज्यादा लीवे दी गई है डिपार्टमेंट को ये करने के लिए। हाँ, लेकिन इसमें यह है कि अगर सपोज कोई कोर्ट ने अगर ऑर्डर दे दिया या कोई हायर ट्रिब्यूनल ने कोई ऑर्डर ऐसा दे दिया कि जहाँ पे ये कहा कि आप ये अगर ये जो ऑर्डर है आप कुछ पीरियड के लिए उनको अगर स्टे लगा दिया उन्होंने, तो वो पीरियड जो है ये वाली जो टाइम विंडो है उसमें से वो पीरियड को एक्सक्लूड किया जाएगा। डिस्पोजल ऑफ अपील के बारे में जो है ये जो है डिस्पोजल ऑफ अपील, एक बार उन्होंने डिसीजन दे दिया, सब ऑर्डर लिख लिया, सब कुछ कर लिया, तो जो अपीलेंट है और रिस्पोंडेंट है और जो एडजुकेटिंग अथॉरिटी जिसके ऑर्डर के अगेंस्ट ये अपीलेंट अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया, उन तीनों को वो उनकी कॉपी भेजेंगी। और इसके अलावा जो ज्यूरिसडिक्शनल कमिश्नर होगा, अपीलेंट अथॉरिटी का जो ज्यूरिसडिक्शनल कमिश्नर होगा उसको भी भेजेगी, और जो स्टेट का जो ज्यूरिसडिक्शनल कमिश्नर या यूटी का जो ज्यूरिसडिक्शनल कमिश्नर होंगे या जो उनके द्वारा अपॉइंटेड नोडल ऑफिसर होंगे, वो नोडल ऑफिसर को भी एक एक उनकी कॉपी देनी जरूरी है, ताकि उन लोगों को भी अगर उसमें कोई लीगलिटी या प्रोप्राइटी पर्सपेक्टिव से कोई फ्लॉ नजर आता है तो वो कमिश्नर के थ्रू आगे अगर अपील प्रोसेस में जाना है तो आगे अपील प्रोसेस में जा सकते हैं। सबसेक्शन 16 जो इसका लास्ट सबसेक्शन है दोस्तों इस सेक्शन का, वो ये कहता है कि जो भी ऑर्डर सेक्शन 107 में पास हो गया, अगर वो 108 में या सेक्शन 108 में बात होती है डिविजनल अथॉरिटी की बात होती है, 1013 में बात होती है अपीलेंट ट्रिब्यूनल की बात होती है, 1017 में बात होती है हाई कोर्ट की बात होती है, और 1018 में बात होती है सुप्रीम कोर्ट की बात होती है। अगर जो भी एग्रीव्ड पार्टी जिसके भी फेवर में वो डिसीजन जो अपीलेंट अथॉरिटी ने दिया, अगर जिसके भी फेवर में वो नहीं गया और वो अगर आगे अपील प्रोसेस में 108, 1013, 1017 या 1018 में अगर वो नहीं जाते हैं तो इसका मतलब ये हो जाएगा ये ऑर्डर फाइनल माना जाएगा, मीनिंग देयरबाय जो एग्रीव्ड पर्सन है या तो आगे अपील में जाएगा वो उसको लेकर के, अगर वो एग्रीव्ड पर्सन अपील में नहीं जाना चाहता तो जो लायबिलिटी यहाँ पे उसकी डिटरमाइन कर दी गई अपीलेंट अथॉरिटी द्वारा, दैट विल बी कंसीडर्ड टू बी फाइनल, और उसको वो पे करनी पड़ेगी। ये 121 हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस पहले कर लिया है, आई जस्ट स्किप दिस वन। हाँ, 10115, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
अब हम लोगों ने यहाँ क्या देखा था, हम लोगों ने हम लोगों ने देखा दोस्तों कि 1076 में 10% ऑफ डिस्प्यूटेड अमाउंट पे करना है, 10% ऑफ डिस्प्यूटेड, और जो 100% जो है, जो जो अनडिस्प्यूटेड अमाउंट है वो उसको पे करना है। तो प्री डिपॉजिट जो है, दिस इज नोन प्री डिपॉजिट। ये प्री डिपॉजिट जो है 10% ऑफ द टैक्स अमाउंट उसको पे करना है। अब अगर हम एक सिचुएशन को लेकर देखते हैं कि अपीलेंट अथॉरिटी ने जब अपीलेंट अथॉरिटी के पास अपील फाइल करनी थी तो किसी पर्टिकुलर सेक्शन में 10% टैक्स 10% टैक्स का अमाउंट डिपॉजिट कर दिया 1076 में। अब अगर सपोज वो आदमी, वो अपीलेंट अथॉरिटी का जब ऑर्डर आया तो अपीलेंट अथॉरिटी का ऑर्डर सपोज एसएससी के फेवर में आया, इनके फेवर में, एसएससी के फेवर में आया, तो अब ये जो उन्होंने जो 10% प्री डिपॉजिट जो किया हुआ था एसएससी ने, नाउ दिस अमाउंट बिकम्स पेबल टू हिम, दिस अमाउंट बिकम्स पेबल टू द एसएससी बिकॉज एसएससी अपील में जीत गया है, राइट। तो अब ये अमाउंट जो पेबल हो गया, क्वेश्चन ये वाला होता है कि क्या इस अमाउंट के ऊपर क्या डिपार्टमेंट को इसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करना है, और इंटरेस्ट पे करना है तो कौन सी, कितने पीरियड के लिए पे करना है और कितने परसेंट पे करना है। तो यहाँ सेक्शन 115 इसके बारे में बहुत स्पेसिफिकली करता है, और यहाँ पे उन्होंने एक थोड़ा लिबरल व्यू लिया है, और उन्होंने कहा है कि जो सेक्शन 176 में सेक्शन 6 और सेक्शन 107 में जो प्री डिपॉजिट का जो अमाउंट पे किया है, अगर वो रिफंड की सिचुएशन आती है तो उस केस में उनको इंटरेस्ट जो मिलेगा, वो इंटरेस्ट एट द रेट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 56 मिलेगा। 56 में अभी करंटली जो नोटिफाइड है वो 6% का रेट है, and shall be payable in respect of such a refund amount from the date of payment of the amount till the date of refund of such amount। अब सेक्शन 54 जो हमारा रिफंड को डील करता है, वहां पे जब हम लोगों ने एप्लीकेशन फाइल की और अगर उसके 60 डेज के अंदर अंदर अगर हमारे को रिफंड नहीं मिलता है तभी इंटरेस्ट ट्रिगर करता है। लेकिन सेक्शन 115 में हमारे को, सेक्शन 115 ने एक रिलीफ दिया है एसएससीज को, और उन्होंने ये कहा है कि जो प्री डिपॉजिट अमाउंट जिस डेट से आपने पे किया था, जब आप अपील में गए थे, जिस डेट में आपने 107 सबसेक्शन 6 में जिस डेट में आपने उसको पे किया था, उस डेट से लेके जब तक वो आपको रिफंड नहीं मिलता, उस डेट तक का इंटरेस्ट डिपार्टमेंट इज बाउंड टू गिव एट द रेट ऑफ 6%, जो सेक्शन 56 में है। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ने थोड़ा लिबरल व्यू लिया है एज वेल इंटरेस्ट पेबल ऑन प्री डिपॉजिट इज कंसर्न। ये पर्टिकुलर डायग्राम है दोस्तों, यहाँ पे क्विकली हम लोग को 1 मिनट लगा के इसको गो थ्रू कर लेते हैं। यहाँ पे जितनी भी प्रोविजन है उन सबको हम लोगों ने समराइज करने की कोशिश किया है। ये हमारे डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ने कोई डिमांड ऑर्डर कर दिया, ये डिमांड ऑर्डर करने के बाद में 1 लाख रुपए की ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, इन्होंने डिमांड ऑर्डर निकाला, 1 लाख रुपए की डिमांड हो गई। एसएससी के पास अब अपील प्रोसेस में जाने के लिए यहाँ पे 3 महीने हैं, और डिपार्टमेंट ने जाना है तो इनके पास 6 महीने हैं। 1073 में जो ऑफिसर जो है वो फाइल कर सकता है कमिश्नर से अप्रूवल लेकर के, वो ऑफिसर इसको अपील को फाइल करेगा। 107 में हम लोगों ने पढ़ा था कि 30 वहां पे 1 मंथ की उनके पास वो है, डिले अगर हो तो उसको कंट्रोल भी कर सकता है। उसके अलावा जो हमारी 105 में है वो उसको जो एसएससी ने या जो डिपार्टमेंट ने जो अपील तो फाइल करनी है 107 में, उसको कैसे वेरीफाई कैसे करेंगे। प्री डिपॉजिट की कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने दोस्तों समझ लिया है कि हमारे को 10% ऑफ द टैक्स लायबिलिटी हमारे को पे करना है डिस्प्यूटेड अमाउंट की, और जो बाकी अमाउंट है उसके अंदर हमारे को 100% टैक्स लायबिलिटी करनी है। 108 में अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड है, और मैक्सिमम एडजर्नमेंट 3 महीने की मिल सकती है, 3 टाइम्स की एडजर्नमेंट दोनों को मिल सकती है। ग्राउंड्स ऑफ अपील, एडिशनल ग्राउंड्स ऑफ अपील हम लोगों ने देख लिया, रूल 112 के बारे में जो हम लोगों ने बात की थी, और कंफर्मेशन हो सकती है, मॉडिफिकेशन हो सकती है, अनल हो सकता है। ये फाइनल ऑर्डर जो पास करेंगे डिपार्टमेंट, जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो इस हिसाब से अपने ऑर्डर पास करती है, ठीक है। और जो 107 में है ये इट हैज टू बी इन राइटिंग। यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, अब जो ऑर्डर इन्होंने फाइनली पास किया, अगर वो ऑर्डर एसएससी के फेवर में है तो इसका मतलब प्री डिपॉजिट जो है, प्री डिपॉजिट उसको रिफंड मिलेगा, और प्री डिपॉजिट जो रिफंड मिलेगा वो प्री डिपॉजिट का रिफंड सेक्शन 115 में उसको इंटरेस्ट उसको मिलेगा। रेट जो होगा वो रेट 56% के हिसाब से होगा, सेक्शन 56 के हिसाब से होगा। लेकिन डिपार्टमेंट के पास राइट है, सेक्शन 54(11) में डिपार्टमेंट के पास राइट है, अगर वो चाहे तो उसको वो रोक भी सकते हैं।
अगर ये ऑर्डर जो है, ये ऑर्डर अनफेवरेबल टू द असेसी है, अगर अनफेवरेबल टू द असेसी है और वो अगर आगे अपील नहीं करता तो ये देन ये बाइंडिंग हो जाएगा, उसको टैक्स लायबिलिटी पे करनी ही पड़ेगी। और अगर वो आगे फर्दर अपील में जाना चाहते हैं तो वो सेक्शन 112 में एडिशनल 20% पे करके वो ट्रिब्यूनल के पास वो उसको ट्रिब्यूनल के पास उसके ट्रिब्यूनल में अपील कर सकते हैं। ये टोटल प्रोविजन थी इंक्लूडिंग रूल के साथ, जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम क्विकली कुछ केसेस हैं उनको क्विकली हम लोग कर लेते हैं। पहला केस जो है कि कमर्शियल स्टील कंपनी का केस है। ये ऑनरेबल तेलंगाना हाई कोर्ट का केस है। इस केस में फैक्ट्स बड़ी इंटरेस्टिंग थे दोस्तों। इस केस में फैक्ट्स जो इंटरेस्टिंग थे वो ये थे कि यहाँ पे ये जो कमर्शियल स्टील कंपनी है ये तेलंगाना में बेस्ड थी। इन्होंने कुछ गुड्स मंगवाई, वो गुड्स जो मंगवाई वो कर्नाटका से मंगाई और ये खुद जो बेस्ड है वो हैदराबाद में बेस्ड है। ये हैदराबाद में जो बेस्ड है, जो गुड्स जो फैक्ट्री जो चलती थी वो कर्नाटक में थे। तो यहाँ से गुड्स वो चली और इनका जो प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो बालानगर, ये एक जगह है बालानगर हैदराबाद में। ये यहाँ पे इनका प्लेस ऑफ बिजनेस था। तो जो ई वे बिल में और इनवॉइस में जो दिया था वो इस प्लेस को इन्होंने बताया था कि ये इनका डेस्टिनेशन है। लेकिन ये ट्रक जो है ये आगे निकल गया और आगे निकलने के कारण से और यहाँ पे जाकर के जो वहाँ पे जो एसी थे, एसी ने इनको पकड़ लिया, वहाँ पे चेकिंग किया और उन्होंने कहा कि आपका डेस्टिनेशन पीछे था, आप तो ये गुड्स को आगे सप्लाई करने के लिए जा रहे हैं और आप टैक्स की चोरी करना चाहते हैं। तो इसलिए इन्होंने 129 में उनको इम्पाउंड कर लिया, सीज कर लिया और पेनल्टी लगा दी। और पेनल्टी पे एसएससी ने उस टाइम में तो पेनल्टी पे करती, लेकिन एसएससी बाद में हाई कोर्ट में सीधी अपील फाइल की। तो मतलब उन्होंने अपीलेंट अथॉरिटी के पास ये नहीं गए, ना अपीलेंट ट्रिब्यूनल के पास गए, ये सीधे हाई कोर्ट के पास गए और हाई कोर्ट में जाकर के इन्होंने अपील फाइल की कि ये जो असिस्टेंट कमिश्नर का जो एक्शन था, दिस वाज नॉट अलाइंड, दिस वाज नॉट गुड इन द आईज ऑफ द लॉ, इसलिए मेरे को इसे रिलीफ दे देना चाहिए। और हाई कोर्ट ने उसको रिलीफ दे भी दी। उन्होंने कहा कि जस्ट एक प्रिजम्पशन के कि ट्रक अपने रेजिस्ट्रेशन से आगे निकल गया है और ये वहां पे टैक्स की वहां पे आगे सेल को इलीगल गुड्स को सेल करने के लिए, सप्लाई करने के लिए ही जा रहा था, ये सिर्फ प्रिजम्पशन है और इसलिए जो पेनल्टी लगाएगी वो पेनल्टी वो ठीक नहीं है इन द आइज ऑफ लॉ। ये हाई कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट ने ये वाला ऑर्डर पास कर दिया। अच्छा, ये ऑर्डर पास किया थी कि ये रिसेंट केस है, ये रिसेंट है 4 मार्च 2020 का ही केस है जब ये हाई कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया। अब ये हाई कोर्ट, अब क्योंकि यहाँ पे जो 107 में जो अपील प्रोसेस था, यहाँ पे पहले उसको अपीलेंट अथॉरिटी के पास जाना चाहिए था, फिर अपीलेंट ट्रिब्यूनल में जाना चाहिए था, फिर हाई कोर्ट जाना चाहिए था। जबकि इसने अपीलेंट अथॉरिटी अपीलेंट ट्रिब्यूनल के पास, ये दोनों के पास नहीं गया और ये सीधा ही हाई कोर्ट में चले गए। तो इस चीज को ये प्ली लेकर के डिपार्टमेंट ने इस पर्टिकुलर केस को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया कि यहाँ पे जो प्रिस्क्राइब अपील प्रोसेस है, अपीलेंट अथॉरिटी के पास पहले जाना है, फिर अपीलेंट ट्रिब्यूनल में जाना है और फिर हाईकोर्ट में जाना है, ये प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया। और ऑनरेबल जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में ये जो ऑर्डर जो पास किया गया उसके हिसाब से उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने भी यही नहीं दिया और जो ये हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको स्टे कर दिया। उन्होंने कहा कि यस, जब ये एक ऑल्टरनेटिव लॉ में एक रेमेडी प्रोवाइड की गई है असेसीज को, तो उनको वही फॉलो करनी चाहिए, उनको डायरेक्टली हाई कोर्ट में नहीं जाना चाहिए। ये केस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि अक्सर ही 129 में गाड़ियां पकड़ी जाती हैं और ये सब चीजें होती हैं, तो वहां हमारे को ध्यान रखने की जरूरत है कि हमें सीधा ही हाई कोर्ट नहीं जाना है, हमारे को अपील प्रोसेस के थ्रू ही हाई कोर्ट तक पहुंचना है। पटेल हार्डवेयर का ये केस भी सेम फैक्ट्स के ऊपर है। यहाँ इस केस में बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये वाली की गई। अब यहाँ केस में भी क्या हुआ, यहाँ इस केस पर पर्टिकुलर केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया। यहाँ पे भी एक ये असेसी जो थे, इनका एक ट्रक था और ट्रक में जाकर के ये कुछ गया और ट्रक में सामान पकड़ा गया इनका। अब सामान पकड़े जाने के बाद में जैसा पकड़ा गया और उन्होंने उनको कहा कि जी आप इसका और ड्राइवर जो होता है, जैसा अक्सर होता है, ड्राइवर को जो पीआईसी पर्सन इंचार्ज है उसको उन्होंने नोटिस अप किया और नोटिस अप करने के बाद में उससे कहा कि आप ये वाले पैसे हमारे को, जो पेनल्टी का जो अमाउंट है, जो 12993 में पेनल्टी का अमाउंट होता है, वो पेनल्टी का अमाउंट हमारे को वो वाला अमाउंट पे कीजिए। सो इस केस में क्या हुआ, अब असेसी जो है सीधा हाई कोर्ट पहुंच गया और असेसी ने ये वाली बात प्ली बहुत इंटरेस्टिंग ली उन्होंने वहां पे, और उन्होंने कहा कि जो ये कम्युनिकेटेड के जो ऑर्डर जो दिया गया, एग्रीव जो है, एग्रीव तो असेसी है, जो ये जो नोटिस दिया गया
नोटिस दिया गया पेनल्टी पे करने के लिए सेक्शन 149(3) में जो दिया गया, वो तो ड्राइवर को दिया गया। वो ऑर्डर वो जो नोटिस था, वो नोटिस प्रॉपर्ली सर्व ही नहीं हुआ। और क्योंकि सेक्शन 107 जो है वो 3 मंथ्स का टाइम देता है, और 107(1) 3 मंथ्स का टाइम देता है एसएससी को, अगर वो अग्रीव्ड है किसी भी ऑर्डर या डिसीजन से। और हमने ये भी देखा कि अगर सपोज गुड्स को सीज किया जाता तो वो भी अपीलेबल ऑर्डर है। 121 में वो प्रोहिबिटेड नहीं है। तो अब एसएससी ने ये कहा कि मुझे तो नोटिस सर्व ही नहीं किया गया। अगर सर्व नहीं किया गया तो अगर मेरी डिले होगी नोटिस फाइल करने में, मेरी अपील फाइल करने में डिले हो गई, तो देन आई शुड नॉट बी हेल्ड रिस्पांसिबल। लीगली देखा जाए तो मुझे तो नोटिस सर्व ही नहीं हुआ। जो नोटिस सर्व हुआ वो तो पीआईसी को सर्व किया। और इस बात को जो हाई ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस बात को एक्नॉलेज किया, और उन्होंने इस बात को कहा कि उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कम्युनिकेट टू सच पर्सन अंडर सेक्शन 107 ऑफ द एक्ट comment and construction that would imply that the order be necessarily through the knowledge of the person who is likely to be aggrieved। वो कहते हैं aggrieved तो एसएससी था, आपने नोटिस तो सब कर दिया, वो पीआईसी को सब कर दिया, तो this is not good serving of the notice। और इन्होंने फाइनली क्या कहा, इन्होंने कहा इम्प्रिंट पेनल्टी ऑर्डर वाज सर्व्ड ऑन द ड्राइवर ऑफ द ट्रक व्हाइल द पेनल्टी ऑर्डर वाज एक्टेड अगेंस्ट द ओनर ऑफ द गुड्स। Therefore, for the reason also that it has been accepted from the penalty order and not been communicated to the petitioner, तो उन्होंने इस पे रिलीफ दिया, उनको एसएससी को रिलीफ दिया। सेम सिचुएशन जो है जिंदल पाइप्स के केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यहाँ पे भी सेम प्ली लेते हुए कहा कि ड्राइवर को जो आपने जो नोटिस सर्व किया, दैट इज नॉट सर्विस ऑफ नोटिस टू दी एसएससी। और यहाँ पे भी रिलीफ दी थी। यहाँ पे क्या क्या, the driver was not the aggrieved person to whom the order ought to have been communicated, and therefore the order definitely was not served on the person who was likely to be aggrieved। तो यहाँ पे भी सेम प्ले लेकर के उन्होंने यहाँ पे भी सेम बोल दिया। लखनपाल वाले केस में बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अभी जैसे हम लोगों ने देखा सेक्शन 107(4) में क्या था कि वो 30 डेज की डिले को कंडोन किया जा सकता है। अगर अपीलेंट अथॉरिटी अगर मानती है कि रीजनेबल कॉज है तो 30 डेज की डिले को कंडोन किया जा सकता है। लेकिन जो कंडोन है वहां पे वो कंडोन जो है वो ड्यू एप्लीकेशन ऑफ माइंड के साथ में अपीलेंट अथॉरिटी को करना है। इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ, इस पर्टिकुलर केस में ये हुआ कि अपीलेंट अथॉरिटी ने 30 एसएससी ने एक अपील फाइल की तो 30 डेज से ज्यादा से डिले हो चुकी थी। अब लेकिन जो अपीलेंट अथॉरिटी जो थी, अपीलेंट अथॉरिटी ने उसको रिजेक्ट कर दिया कि 30 डेज से ज्यादा है, इसलिए मैं इसको रिजेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन उसने जो मीमो ऑफ अपील में जो ग्राउंड्स ऑफ डिले जो दिए थे उनको रेफर नहीं किया। तो यहाँ पे ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने उसको रिमांड में किया और अपीलेंट अथॉरिटी को कहा कि आप उनको जो मीमो ऑफ अपील में जो ग्राउंड दिए गए उनको ध्यान में रखते हुए पहले उनको कंसीडर कीजिए और उसके हिसाब से फाइनल ऑर्डर आप अपना पास कीजिए। एसोसिएटेड सीमेंट कैरियर में भी दोस्तों सेम फैक्ट्स पे वहां पे ये वाली बात कही गई कि अगर आप कोई आदमी अगर सीधा ही अगर रिट पिटीशन अगर फाइल करेगा, अगर एसएससी ने सीधा रिट पिटीशन फाइल की और जो प्रिस्क्राइब प्रोसेस है वो अपीलेंट अथॉरिटी वाला, अपीलेंट ट्रिब्यूनल वाला, फिर हाई कोर्ट वाला और जो सुप्रीम कोर्ट वाला, ये सेक्शन 107, ये 112, ये 1117 और 1118 वाला, अगर ये रूट प्रोसेस फॉलो नहीं किया, इस केस में भी क्या हुआ कि ये जो एसएससी थे, एसएससी ने सीधा ही केस फाइल कर दिया, रिट पिटीशन फाइल कर दी हाई कोर्ट में जाकर के अगेंस्ट जो कोर्ट सीज की गई थी सेक्शन 129 में। तो उसमें यहाँ पे भी ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट ने यही कहा कि ये डायरेक्टली हाई कोर्ट के पास इसको नहीं लाया जाना चाहिए। जो अपील प्रोसेस जो जीएसटी एक्ट में 107, 112, 117, 118 का जो प्रिस्क्राइब किया हुआ है उसके थ्रू ही वही रूट लिया जाना चाहिए। Thank you so much, friends. With this, I close my deliberations. अगर आपके इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो you are most welcome to ask those questions.